नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। राहुल गांधी की शिकायत की गई है। आप इसको आप हास्यास्पद नहीं माने, ये गंभीर मसला है। और राहुल गांधी की शिकायत की गई है मल्लिकार्जुन खड़गे से। कांग्रेस अध्यक्ष को बाकायदे चिट्ठी लिख करके राहुल गांधी की शिकायत की गई। और ये शिकायत करने वाला कौन है? ये सीआरपीएफ की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। वही सीआरपीएफ जिसके जिम्मे है राहुल गांधी की सुरक्षा। उस सीआरपीएफ ने खड़गे को चिट्ठी लिखी, राहुल की शिकायत। सीआरपीएफ ये किसके अधीन है? आर्मी डिफेंस के अधीन होती है। बाकी जितने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या अर्धसैनिक बल होते हैं, ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। यानी इनके जो सुप्रीम बॉस हैं वो हैं अमित शाह। तो शाह के आखिर दिमाग में चल क्या रहा है? क्योंकि राहुल गांधी, ये मैं सीआरपीएफ की चिट्ठी तक नहीं रुक रहा हूं, राहुल विदेश यात्रा पे गए। राहुल गए तो उनकी फोटोग्राफ्स आपको हमने दिखाई भी थी, हमने और हेमंत जी ने ही वो कार्यक्रम किया था। वो आईटी सेल वाले अमित मालवीय ने ट्वीट की और राहुल के विदेश जाने पर बड़ा करारा तंज व्यंग प्रहार जो भी होता है वो सब कुछ कर डाला। और अब राहुल की विदेश यात्रा पर सीआरपीएफ का ऐतराज। राहुल को खतरे की खुली चेतावनी दी गई है। इस चिट्ठी में खतरे की खुली चेतावनी दी गई। तो ये मसला सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन भीतर से बहुत गंभीर है। मैं सीधे खबर दिखाता हूं और हेमंत जी के पास चलता हूं। इस मसले को पूरा समझेंगे भीतर तक जाकर के। विदेश यात्राओं पर राहुल ने किया सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, यह चिंता का विषय। सीआरपीएफ का खड़गे को खत। इसके बाद अंग्रेजी में भी जरा देख लीजिए इसको। अंग्रेजी में प्रॉपर पूरी खबर छपी हुई है। लाइए स्क्रीन पर। राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप्स, सीआरपीएफ फ्लैग्स सीरियस कंसर्न्स राइट्स टू कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे। नीचे पूरी खबर का मतलब, खबर तो लंबी है लेकिन थोड़ा सा डिटेल नीचे पे हो रहा है। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ on Thursday raised concerns over repeated lapses in security protocol by Congress leader Rahul Gandhi during his foreign trips, warning that such breaches could expose him to serious risk. आखिर लाइन जो है ये है कि जो राहुल सुरक्षा प्रोटोकॉल ब्रीच कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, उसकी वजह से राहुल गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। ये चेतावनी है। इस चेतावनी के मतलब, सिक्योरिटी के मतलब, चिट्ठी के मतलब और शाह के बॉस होने का मतलब, ये सब समझने का वक्त है। हेमंत भाई, ये किस्सा क्या है? आशीष आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने एक घटनाक्रम देखा था और वो घटनाक्रम था बिहार में कि जब वो जो यात्रा थी, वोटर अधिकार यात्रा, और वोट चोरी का जो सुबह शाम जिस तरीके के धमाके हो रहे थे, अपने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे थे, उसके एक ऐसे मुकाम आया उसका 13वें-14वें दिन कि खबर आ गई कि पाक प्रशिक्षित आतंकवादी बिहार के अंदर घुस गए। याद है आपको? और वो खबर आई और वो छा गई। कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं था उसको, बाकायदा आतंकियों के फोटो भी आ गए, आपने भी दिखा दिए, सारी दुनिया ने दिखा दिए, उनके आधार कार्ड भी ले आए कि पाकिस्तान में ये यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पूरा परिचय था। अच्छा, उस एक मोमेंट्री खबर के बाद आशीष भाई 3-4 घंटे आपने मैंने उस पर बहस भी कर डाली और यही सवाल था। सवाल क्या था? टाइमिंग का। और वहां एक ही सवाल मैंने तब कहा था जैसे ही आपने शो शुरू किया, मैं कहा आशीष भाई ये आ तो गए आतंकी, ये थोड़ी देर बाद गायब भी हो जाएंगे, ये खबरों में मिलेंगे नहीं कहीं। और वही हो गया, देख लो उसके बाद आपने वो खबर सुनी क्या। तो इस रिजीम के अंदर देखिए एक बहुत खराब बात है, बहुत जिम्मेदारी के साथ करें। वो जो कहते हैं ना, शेर आया शेर आया शेर आया, ये सब किसी भी टमे कुछ भी करते रहते, जब असली शेर आता है तो जो भी स्थिति है। और ये इस देश ने कई बार भूता है। कई चीजें ऐसी हुई हैं इस देश में जो अगर वो नहीं हुई होती घटनाएं, तो इतिहास इस देश का कुछ होता। और चाहे वो इंदिरा गांधी की जगन्य वो थी, हत्या थी, या राहुल गांधी का जिस तरीके से वो हुआ, वो सारी बात। अब राहुल गांधी निकले हुए हैं रायबरेली में 2 दिन से,
कल का आपने सीन देखा किस तरीके से सरकार का मंत्री सड़क पे बैठ के सीन क्रिएट करवा रहा है। 5 मिनट तक कहाँ खड़ा है काफिला? सड़क के बीचों बीच खड़ा है। राहुल गांधी का काफिला, लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट मंत्री का स्टेटस, 5 मिनट तक सड़क के बीचों बीच खड़ा है, क्योंकि एक मंत्री जी धरना दे रही होगी सरकार को। कल ही देखा, छोड़ दीजिए। आज उन्होंने फिर वही सब काम किया, वहां से चलते टाइम रायबरेली से वाइंड अप किया 2 दिन का। चलने लगे तो एनआई वाले को पकड़ लिया, आपकी तो प्री एजेंसी है, कह दिया कि भाई तुम मुझे दिखाते तो हो नहीं, चलो दिखाओ, शाबाश, वोट चोर गद्दी छोड़ कह के निकल लिए। और फिर चलते टाइम बाकियों को ये बता दिया कि ये वोट चोरी वाला मामला दबने वाला नहीं है, इसको बहुत इंतजार कीजिए हाइड्रोजन बम का, यानी कि वो कुत्ते फेल कर दिए। इस दौरान में आपको पता है दिल्ली में तो बड़ा क्रिएटिव सिस्टम चलता है। तो 10 तारीख, कल की तारीख में चिट्ठी लिखी गई, और चिट्ठी लिखी गई क्या कि राहुल गांधी ने 9 महीने में 6 विदेश यात्राएं कर डाली और इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का वायलेशन हो रहा है। येलो बुक होती है, आपको पता है, जेड प्रोटेक्टिव के लिए, उसके अंदर तमाम तरह की व्यवस्थाएं रहती है, विद इन दी कंट्री और देश के बाहर भी। अब राहुल गांधी ना तो एक साधारण एमएलए है ना एमपी है, आज की तारीख में वो लीडर ऑफ पोजिशन है, वो एक संवैधानिक पद पर है और मोदी के सामने मेन चैलेंजर है। पहली बात तो ये कि 2019 के बाद जिस तरीके से एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के परिवार की जेड प्लस सिक्योरिटी थी, एसपीजी कवर, वो मनमोहन सिंह जी के रहते हुए उनसे भी हटा लिया। बाकी पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा साहब जिंदा है, उनका परिवार है, प्लस गांधी नेहरू परिवार से भी विड्रॉ कर लिया। उसके पास आई सीआरपीएफ। जब भी कोई अपने प्रधानमंत्री के बाद, देखिए येलो प्रोटोकॉल को भी समझना पड़ेगा। येलो बेसिकली क्या है कि राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए और उपराष्ट्रपति, ये 3 ऐसे पद है आशीष भाई जिनके ऑफिस के साथ सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि विदेश में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो उनका एक एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस बोलते हैं उसको, एएसएल, उसमें सारी की सारी एडवांस सिक्योरिटी टीम चली जाती है आपकी उस एरिया में, जैसा जिस देश की जो व्यवस्था हो, जैसी वहां की सुरक्षा की स्थिति हो और जैसी थ्रेट परसेप्शन हो। ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और चौथा, उस देश के साथ हमारे कैसे संबंध है, वो सारी चीजें काउंट होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ये चीज तो नहीं है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस की, हालांकि उस चिट्ठी में मेंशन किया गया है एएसएल की बात, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस की बात। ये देखना पड़ेगा कि पहली बात तो है कि राहुल गांधी देश से बाहर सरकार को बिना बताए, जहां तक मेरी समझ, या तो इस चिट्ठी में यह भी लिखा होता कि सरकार को उन्होंने सूचित नहीं किया, या तो ये कहते, ठीक, जहां तक हमारी समझ कहती है, जो हमने अभी तक देखा है, वो बेसिकली क्या है कि कोई एमएलए से लेकर के कोई भी एमपी इस देश से बाहर जाता है, उसको पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी पड़ती है, नंबर 1, किसी भी विजिट के लिए, सरकारी हो चाहे कैसा हो। और अगर प्राइवेट विजिट करता है मान लीजिए, तो उसको एफसीआरए की परमिशन लेनी पड़ती है कि फॉरेन करेंसी, किसी तरीके का एहसान, किसी की कोई हॉस्पिटैलिटी, कोई भी चीज उनका किसी का वो तो नहीं ले रहा है, हॉस्पिटैलिटी कह लीजिए, कोई गिफ्ट ले रहा है, कुछ और ले रहा है, इस तरह की बातें। तो दोनों ही इश्यूज के अंदर सरकार लूप में होती है। अगर पॉलिटिकल क्लियरेंस ली तो विदेश मंत्रालय को पता लग गया कि वो जा रहा है, अगर एफसीआरए की परमिशन ली तो फॉरेन मिनिस्ट्री को, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता लग गया। तो ऐसा तो नहीं कि सरकार को पता नहीं है जानकारी। और जिन भी देशों में गए हैं वो सारे के सारे फ्रेंडली कंट्री हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई चाइना में घुमाए, ऐसा तो नहीं, या वो कोई ऐसे देश में चले गए, पाकिस्तान चले गए, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो बेसिकली क्या है कि ऐसे में जब सरकार के पास ऑलरेडी सूचना है, अगर कि भाई वो फला देश में जा रहे हैं, तो एम्बेसी को सूचना, वहां की एम्बेसी को, जो हमारी एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है, जैसी भी स्थिति है, उसको सूचना जाएगी और जो भी एडवांस लाइसेंसिंग है वो कर लीजिए। यहां तो उल्टा हो रहा है। आप बात कर रहे हैं, सीआरपीएफ ने क्या कहा कि जेड प्रोटेक्टिंग है हमारे और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का वायलेट कर रहे हैं। एक पक्ष है, उसको रख दीजिए एक सेकंड। 2 दिन पहले आईटी सेल के चीफ ने क्या किया, आपके बहुत खास मित्र राहुल गांधी मलेशिया में थे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ उनकी फोटो जारी कर दी। ये तो बड़ी जबरदस्त सुरक्षा है भाई। विदेश के अंदर तो राहुल गांधी मोदी जी की तरह 40 एसपीजी कमांडो लेके तो चल नहीं सकते, अगर उनके साथ होता भी तो एक आध सिक्योरिटी कमांडो ही होता है, और आप उनकी एग्जैक्ट लोकेशन दे रहे हैं। ये कौन सा सिक्योरिटी है भाई? ये कैसी भारतीय जनता पार्टी का सत्ता की आईटी सेल, जो सरकार का मुख्य प्रोपेगेंडा तंत्र को कंट्रोल करती है, पूरे प्रोपेगेंडा तंत्र। तो बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी बिहार जाते हैं, वोट चोरी का चर्चा छेड़ के आ जाते हैं, तो वहां पर आतंकियों की चर्चा आ जाती है। जैसे ही यात्रा को रूट बदला जाता है, इधर उधर घुमा दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है लोगों से मिलने पे,
फ्री उस तरीके की वो नहीं हो पाती जैसे पहला कर रहे थे। तो आतंकवादी गायब, सीन से गायब, खबरों से गायब, ना ये पता कि वो वापस पाकिस्तान चले गए या नहीं, या भारत में ही है, बिहार में ही है, कहाँ है, उसका खाता क्लोज कर। आज वो जब रायबरेली से चलने लगे और फिर वोट चोरी का, हाइड्रोजन बम का फिर जिक्र कर दिया, तो फिर ये चिट्ठी आ गई 10 तारीख वाली, ये खड़गे साहब को चिट्ठी लिखी और सारे। मेरा केवल ये कहना है कि जो राहुल गांधी अपने पिता को गवा चुके हैं राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ, अपनी दादी को गवा चुके हैं, उनकी एसपीजी जो वो थी सिक्योरिटी, उसको विड्रॉ करने का क्या मतलब था? यही गलती आपको ध्यान है राजीव गांधी के साथ की गई थी, उनकी सिक्योरिटी लो कर दी गई थी और उसी का परिणाम देश आज तक सिक्योरिटी डाउनग्रेड की गई। तो मोदी, आज देश में एसपीजी केवल मोदी जी के पास है। राहुल गांधी के बारे में आपको ध्यान होगा 2020 के अंदर भी सीआरपीएफ ने ऐसी चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि 122 बार सिक्योरिटी को जो डायरेक्शन है हमारी, उसको प्रोटोकॉल का वायलेशन कर चुके। यानी कि कल को कोई बात हो जाए तो अपना पल्ला झाड़ दो और पूरे देश में एक नैरेटिव बना दो कि भाई सीआरपीएफ ने तो पहले बता दिया था, सीआरपीएफ तो लगातार बताती रही। सवाल ये है कि जब राहुल गांधी बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी थ्रेट में, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, उनका तो परिवार का इतिहास, तो उनसे एसपीजी कवर केवल इसलिए हटाना था आपने, क्या पूरी दुनिया को ये दिखे कि एसपीजी केवल एक ही व्यक्ति को मिलती है भारत में? शायद इसके पीछे मंशा ही रही होगी। वरना अगर एसपीजी प्रोटेक्टिव हो फिर इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। एसपीजी की तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, मतलब उसमें मच्छर भी वो नहीं मार सकता, वो पंख नहीं मार सकता, तो वो तो हटा लिया। अब सीआरपीएफ को आगे करके आप इस तरह की चीज कर रहे हो, तो टाइमिंग जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपने कहा कि सीआरपीएफ किसको रिपोर्ट करती है, वो और भी महत्वपूर्ण है, वो तो चाणक्य है। तो कुल मिलाकर के आशीष भाई, इस मामले में कुछ ज्यादा है जो हम नहीं देख पा रहे। क्या कोई पहले से बहानेबाजी कवरअप का एक तरीका हो सकता है, या अगले आदमी को इंटिमिडेट करने का भी तरीका होगा? आशीष चित्रांशी ध्यान से निकला करो, मुझे सब पता है आपको, ये भी तो तरीका होता है। तो बिना कुछ कहे इस चिट्ठी से किसी को डराने का भी एक, लेकिन ये तो मान के चलिए राहुल गांधी डर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, डर की तो उसको स्पेलिंग ही नहीं पता, ना उसको पता ना उसकी सिस्टर को पता। जो आदमी साउथ से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की यात्रा, उस विपरीत मौसम में आपने देखा हुआ, भीगते हुए बर्फीला मौसम, एक टी शर्ट में, जिस तरह की कश्मीर में थ्रेट परसेप्शन, तो वो जाके आया वहां पर, उसके बावजूद भी रह रहकर इस तरह की चिट्ठी आ रहा, और वो भी ऐसे क्रिटिकल समय पे। भाई सीधी सी बात है, अगर भारत सरकार लूट में है उनके विदेश जाते समय, तो ओनस सरकार पे है, और अगर सरकार को नहीं पता तो सरकार 2 लाइन की चिट्ठी जारी करे ऑफिशियली कि भाई एज पर येलो बुक प्रोटोकॉल आप जब भी बाहर जाएं हमें बताएं। तो वो तो नहीं किया, वो तो नहीं किया ना। वो क्या कह रहे हैं कि अटमोस्ट कॉशन में भी टेकन, वो तो ठीक है, कोई भी आदमी अपनी जो सावधानी है वो तो बरतता ही है अपनी तरफ से, लेकिन इस सारे मामले में टाइमिंग और सारा जो नैरेटिव, जो बिहार वाला खास तौर पे जो हुआ था कि 3 आतंकवादी पाकिस्तान के आगे हैं और वो उसी एरिया में है फला, और फिर वो आतंकवादी सीन से गायब हो गए, खबरों से भी गायब कर दिए गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली क्या ही सरकार ने, और सीआरपीएफ हुआ, फौज हुई, इन सब की बात का एक वजन हुआ करता आज से 10 साल पहले। आज फौज से कुछ भी कहलवा लो आप, तमाम बार देखते हो आप, फौज में एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, दूसरा अफसर कुछ और कह रहा है। हमारे इंडोनेशिया में हमारे जो मिलिट्री अटैची हैं वो क्या कह रहे थे कि सेना के हाथ दिए गए थे। यहाँ पर सीडीएस चीफ क्या कह रहे हैं कि सेना को बिल्कुल खुली छूट थी, एयरफोर्स चीफ कह रहा है खुली छूट थी। अब बताओ कौन गलत है कौन ठीक? और बाद में कहलवाया जाता है, बाकायदा कैलकुलेट करके। तो मुझे लगता है एक स्टेज ऐसी आ गई है कि हर चीज को पॉलिटिशियंस पे तो शक ये देश कभी से करता है। मोदी जी उसमें ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि उनका रिकॉर्ड इतना बढ़िया है, सच और झूठ का जो थिन लाइन है उसको वो बहुत पहले भूल चुके हैं। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती थी जिनकी बात का वजन माना जाता था इस देश में। ऐसे सेना नंबर 1 पे थी, और पैरामिलिट्री और ये फोर्सेस सारी की सारी, इनका एक ये था क्रेडिबिलिटी थी कि भाई यूनियन की वो है सारी, इसमें गड़बड़ नहीं होती सारी। लेकिन आज की तारीख में तो आप स्थिति समझ सकते हैं, एयरफोर्स चीफ किस तरीके से कह रहे थे, और वो जो हमारे इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची थे वो भी उन्हीं के हैं ग्रुप कैप्टन। अब किसको सच मानोगे आप? तो बेसिकली आशीष भाई यहाँ क्या है भैया, बीएसएफ पर देखिए आप, सीमाओं पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं, कहां पर? मैं पॉलिटिकल आरोपों की बात कर रहा हूँ। बंगाल में बीएसएफ को लेकर के कितनी राजनीति हो रही है, जो सीमा राज्य हमारे हैं।
अभी ममता बनर्जी का मंच उखाड़ा, सेना पर क्या आरोप लगा? ममता बनर्जी ने सेना के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर के उस पर चेतावनी भी दी। बहुत सारा अभी मतलब वो मामला करीब हफ्ते 10 दिन चला, परसों तक मामला वो चला। लेकिन इसमें एक और भी मेरे मन में सवाल है। मान लिया चलो ठीक है, जो चिट्ठी लिखी थी, इस चिट्ठी लिखने में भी, चिट्ठी भेजने में भी राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं है कि उनके अध्यक्ष को भेजा गया। राहुल गांधी संवैधानिक पद पर है। यस, है ना? तो अब प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी नड्डा को भेजी जाए, वो ज्ञानेश कुमार स्टाइल हो गया। ज्ञानेश कुमार मोदी के जो है हेट स्पीच पर ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी, वो नड्डा को चिट्ठी भेजते रहे। राजीव कुमार खास करके काम करके गए, राजीव कुमार नड्डा को। वो भी कब चिट्ठी भेजते थे? जिस दिन शाम में 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होना है तब चिट्ठी भेजते थे कि लो चुनाव प्रचार बंद हो गया, अब चिट्ठी रखो चाहे कूड़ेदान में डालो। तो नड्डा चिट्ठी भेजते थे। हम कहते हैं हेट स्पीच मोदी ने दिया है तो मोदी भेजो ना। मोदी नाबालिग थोड़ो है कि गार्जियन को भेजना पड़ेगा, है? हाँ, कि गार्जियन को होता है ना कि नाबालिग है तो गार्जियन को बुलाते हैं पीटीएम में, पेरेंट टीचर मीटिंग टाइप में, वो तो है नहीं। यहां पर भी राहुल गांधी की सुरक्षा का मामला है। राहुल गांधी सामान्य सांसद विधायक ना होकर के लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये सीधा कन्वर्सेशन तो हो सकता था राहुल गांधी से। ये खड़गे जी को भेजने के पीछे का मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये जरा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालनी जरूरी है हेमंत भाई। नहीं, रिकॉर्ड स्टेट रखना भाई, कागजी खाना पूर्ति कर देना। राहुल गांधी को भी चिट्ठी, देखिए ये चिट्ठी राहुल गांधी को भी जाएगी सीसी में, उनको अलग से चिट्ठी जाएगी, क्योंकि देखिए एडवाइजरी देते वीआईपी प्रोटोकॉल में प्रोटेक्टिव है, तो उनको एडवाइजरी जाती है, कॉशन चली जाएगी एक तरीके से, उनको आगाह कर दिया जाएगा, साहब थोड़ा सावधान। तो कॉपी खड़गे साहब को भेजी, कॉपी टू राहुल गांधी को भी जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कल की चिट्ठी है वो दोनों को पहुंच गई होगी। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया कि राजीव कुमार अग्रवाल शायर जो थे, उन्होंने ये क्रांतिकारी चीज शुरू की थी कि गाली गलौज हेमंत अत्री करे और नोटिस आशीष चितरंशी को भेज दो या बाबू को भेज दो। तो ऐसा क्रांतिकारी इनोवेशन यही कर सकते हैं और कोई कर भी नहीं सकता। भाई राहुल गांधी को अगर मान लीजिए अलर्ट करना है तो आप लोकसभा के जो स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर को भेजिए, क्योंकि लोकसभा में लीडर ऑपोजिशन है। वो एक उसका प्रोटोकॉल बनता है कि भाई कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को भेजने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं इसका। एक वो कागजी खाना पूर्ति, देखिए हमने तो पहले बता दिया था और इसकी बैकग्राउंड भी स्पष्ट कर दिया। राहुल गांधी, अगर आपको ध्यान होगा, जब भारत जोड़ो यात्रा में लेके आ रहे थे यार, तो पहले फरीदाबाद के अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे मिसक्रीनेंट्स उनकी यात्रा में घुस गए थे टेंट के आसपास, और बाद में आरोप भी लगाया कांग्रेस ने कि वो हरियाणा सीआईडी के लोग थे, आरोप लगाया। उसके बाद राहुल गांधी दिल्ली में आए, दिल्ली में भी उनकी सिक्योरिटी का वायलेशन हुआ, उस जिस तरीके का जो उनका घेरा होना चाहिए सिक्योरिटी का, वो सारा नहीं। तो वेणुगोपाल ने तब चिट्ठी लिखी थी, वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी थी कि साहब, और खासतौर पर गृह मंत्री जी को सीधी चिट्ठी लिखी थी कि साहब ये वायलेशन हुआ है फरीदाबाद में और यहाँ पे, और अब ये यात्रा कश्मीर जा रही है, आप कृपया करके इसका ध्यान कीजिए, ये गलत। उसके बाद सीआरपीएफ ने दोबारा चिट्ठी लिखी, किसको? वेणुगोपाल को, और वेणुगोपाल को चिट्ठी में बता दिया कि राहुल गांधी ने 120 बार, 113 बार राहुल गांधी ने सिक्योरिटी का ब्रीच किया। यानी कि वो जो चूक है उसको एड्रेस करने की, उसको एक्सेप्ट करने की बजाय, भाई देखिए क्या होता है, जब इस तरह का ओपन कार्यक्रम होता है ना आशीष भाई, तो उसमें वायलेशन आपसे भी हो सकती है और मेरे से भी हो सकती है। आप पूरे करिए, मेरे मन में बड़ा सवाल आ गया है फिर। नहीं, हाँ, कोई नहीं। बेसिकली क्या है कि जो फरीदाबाद के अंदर जो कुछ हुआ, अगर मान लीजिए वो चूक थी, तो आप उसको स्वीकार कीजिए कि आगे हम इसको स्ट्रेंथन कर लेंगे या दिल्ली में कर लेंगे। उसको उस रूप में एड्रेस करने की बजाय सीधी चिट्ठी लिख दी वेणुगोपाल को कि राहुल गांधी अब तक 113 बार ब्रीच कर चुके हैं। अरे भाई, उस ब्रीच को इससे जोड़ सकते हैं क्या? तो ये जो बहानेबाजी है ना, बेसिकली ये अनप्रोफेशनल है। बस सीधा सा इस पे एक लाइन जो आप कहना चाहते हैं कि ये कि राहुल गांधी 113 बार 123 बार कर चुके हैं ब्रीच, तो भैया अब हम नहीं जानते राहुल गांधी कुछ भी हो। कुल मिला के यही भाव आ रहा है ना आपके कहने का मतलब? अगर मैं गलत हूं तो बताइए। मोदी जी के का महिमा मंडन मैंने कई बार सुना है कि लाल किले भाषण के बाद जब नीचे उतरे तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ करके बच्चों से मिले, कई बार सुना है। कभी मोदी जी की चिट्ठी लिखी गई क्या कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? अरे भाई, वो 56 इंची है, वो नॉन बायोलॉजिकल 56 इंची, उन्हें कौन चिट्ठी लिखेगा? अभी तो आप ऐसी बात मत किया करो। अभी तो आपने ये कहा
कि नड्डा को चिट्ठी लिखनी पड़ती है। अभी तो आप क्या कहते हो, मोदी को तो चिट्ठी हम कौन इसी लिखेगा? बात कर रहे हैं कि भाई नड्डा ही को लिख देते चिट्ठी, नड्डा ही को लिख दो, चलो मोदी जी ने नड्डा ही को लिख दो कि मोदी जी सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा खतरा पैदा होगा, भाई हो जाएगा, गंभीर रिस्क है, हैं? ऐसी चेतावनी दे सकते थे कि नहीं मोदी जी को? आशीष भाई थोड़ा सा अंतर देखिए, अभी 15 अगस्त होके हटा है, आज प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? वाराणसी के, रोड शो किया जबरदस्त, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हुए थे, उनका स्वागत करो। तो खबर क्या चल रही है सोचिए आप कहो तो मैं भेज भी दूंगा कि मोदी जी ने ड्राइवर को कहा कि लोगों की तरफ गाड़ी ले चलो। मोदी जी, ये सब जगह खबर है। तो मोदी जी जब ब्रीच करते हैं, मोदी जी जब इस तरह की डायरेक्शन देते हैं, तो वो क्या है, वो 56 इंची है, वो जनता के इतने क्लोज। नरेशन को समझिए आशीष भाई, पोमेरियंस का नरेशन, हम दोनों को मैंने कहा था, आपने बात नहीं की बाबू से, ट्रेनिंग के लिए करवाओ, आप नोएडा में रहते हो, कोई चैनल में लेके चलना चाहिए 2-4 दिन, अपन सीख के आए थोड़ा बहुत, कर तो नहीं पाएंगे, सीख तो सकते हैं। तो मोदी जी जब लाल किले की आपने बात की, आज जो रोड शो था, तब खबर छपी है कि अपने ड्राइवर को कहा कि जनता की तरफ गाड़ी ले लो, जबकि वो तो एसपीजी प्रोटेक्टिव। तो उस खबर को बहुत जबरदस्त तरीके से फ्लैश किया जा रहा है कि मोदी जनता के इतने करीब। और आज के अगर कोई भी पोमेरियन जितने चैनल हैं, किसी को खोल के देखो आप, किसी को, कहीं पर राहुल गांधी की बात, वोट चोरी की बात, रायबरेली की बात कहीं जिक्र नहीं। जिक्र किस बात का है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा में जान पूछ करके ये सब कर रहे हैं, बिना बताए विदेश भाग जाते हैं, 9 महीने में 6 बार विदेश क्या कर रहे थे, यानी कि वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए इस चिट्ठी को वेपनाइज कर दिया। जिसको समझिए आप, वो खड़गेल को लिखे, आपको लिखे, मुझे लिखे, इसका पर्पज समझिए, टाइमिंग समझिए क्या है। कंटेंट में लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं। सवाल यह है कि आज का नैरेटिव बदल देना है। आज का नैरेटिव क्यों बदलना है कि मोदी जी गए वाराणसी, अपनी होम कंस्टिट्यूंसी में, आगे सांसद में, उससे पहले अजय राय को और सारे सपाइयों को पकड़ के नजरबंद कर दिया। वो कहीं उसमें ना आ जाए खबरों में, हालांकि किसी की औकात नहीं, वो साउथ ब्लॉक से रन डाउन आएगा, वहीं से खबर चलेगी, वो छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी अतिरिक्त सावधानी क्या रखी, क्योंकि इनके जोड़े में तो एक कबूतर रोज रहता है, कैप उतारी एक कबूतर। तो आज कैप के अंदर ये सीआरपीएफ की चिट्ठी, ये सारी की सारी चल पड़ी है। सारे चैनल केवल एक काम पे लगे हुए भूखे प्यासे पिछले 2 घंटे से, ये राहुल गांधी जान पूछ कर अपनी सुरक्षा को लापरवाही करते हैं, यानी कि वो एक बेस बना रहे हैं सरकार को एक्सक्यूज देने का कि कल को कोई अनहोनी हो। भाई इस तरह की खबर पे, अगर मान लीजिए ये खबर आपके बारे में है या मेरी बारे में है, तो हमारे शुभ चिंतक, परिजन, माता पिता क्या कहेंगे, क्यों भाई थोड़ा सा ध्यान कर लो, तो पूरा परिवार डरेगा नहीं। इसके पीछे तात्कालिक मंशा ये है। और अगर सुरक्षा को लेकर के इतने ही गंभीर हो तो उनकी एसपीजी सिक्योरिटी तत्काल बहाल करनी चाहिए। ये साफ मानना है मेरा कि आज की तारीख में जिस तरीके से वो चैलेंजर बन के निकल, आज सरकार के चैलेंजर है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन, बहुत सारे देशों में लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, इंक्लूडिंग यूके, बहुत सारे देशों में होता है। तो प्रधानमंत्री को जो सिक्योरिटी है वो उनको देने में क्या समस्या है, लेकिन सवाल वो नहीं है। प्रधानमंत्री का स्टेटस कुछ और है, तो प्रधानमंत्री जी अपने वाली सुरक्षा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सबकी बंद कर दी, केवल मोदी के पास है। उसके बाद भी एसपीजी का बजट लगातार कितना बढ़ता जा रहा है, ये देखें। उनके लिए सारी चीजें, एडवांस लाइजनिंग, सारे इतने बड़े बड़े काफिले, 8,500 करोड़ का जहाज, सब कुछ, लेकिन केवल पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को एसपीजी देने पे आपत्ति थी बहुत देर को, और 6 साल से वो बिना एसपीजी के घूम रहे हैं। ये फर्क है आपकी प्रायोरिटीज का। वरना आशीष भाई, कोई भी जो समझदार देश होता है ना, समझदार शासन होता है, वो पिछली भूलों से सीखता है, चाहे वो मेरी भूल हो, चाहे आपकी भूल हो, चाहे किसी की भूल हो। जो राजीव गांधी के मामले में चूक हुई थी, उसका आज तक निराकरण करने की बजाय, उससे सबक सीखने की बजाय, इस सरकार ने 19 में एसपीजी प्रोटेक्टिव को जो केवल 1 पीएम तक सुरक्षित कर दिया, आरक्षित कर दिया, ये काफी चिंतनीय है, खासतौर पर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के और ये परिवार के पिछले थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए। ऐसा मेरा मानना। चलिए, चर्चा इतनी ही थी, लेकिन सिक्योरिटी, ये खैर 10 साल में बहुत कुछ बदल गया देश में। सिक्योरिटी कभी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं थी, मतलब सियासी मुद्दा कभी इस देश में सिक्योरिटी नहीं रही, कभी नहीं रही। लेकिन सिक्योरिटी में भी कितना खेल हो गया है वो आप इसी समझ लीजिए कि भागवत को सिक्योरिटी मिलती है तो भागवत चौकन्ने हो जाते हैं।
और इस बात को प्रमाणित किसने कर दिया कि अब सिक्योरिटी भी सियासी हथकंडा बन चुका है, टूल बन चुका है? इस बात को इस देश में शरद पवार ने प्रमाणित किया। जब उनको जेट सिक्योरिटी दी गई, उन्होंने कहा कि मुझे थ्रेट परसेप्शन बता दो, जरा बताइए मुझे थ्रेट क्या है, और वो थ्रेट ही होम मिनिस्टर नहीं बता पाया। उसके बाद मुंह बंद कर लिया, उन्होंने नहीं लिया। आप जेट सिक्योरिटी दे रहे हो, जिसको दे रहे हो उसने कहा भाई हमको खतरा क्या है, हमको ब्रीफ तो एक बार करोगे, ब्रीफिंग तो होगी ना, एक बार बता दो मुझे खतरा क्या है, मुझे क्या खतरा है। होम मिनिस्ट्री बता ही नहीं पाया खतरा क्या है। अब शरद पवार को क्यों दी जा रही थी सिक्योरिटी? कई बार काम इस देश में वही दौर है ना कि जिसका जो काम है वो छोड़ के सब दूसरा काम कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के सब दूसरा काम। तो जब सिक्योरिटी से भी कुछ और इंफॉर्मेशन लेना शुरू हो जाए तो फिर पॉलिटिकल टूल हो ही जाएगा। अब निगरानी आसान हो जाती है। हाँ, निगरानी आसान हो जाती है। अब इसी समझ लीजिए। और बाकी आपने एक छोटा सा जिक्र और किया, आपके बहुत प्रिय है मोहन भागवत जी, आज उनका जन्मदिन भी है, 75 साल के भी हो गए हैं। झोला उठाने की बात बताई थी उन्होंने थोड़े दिन पहले कि जब 75 साल का हो जाए तो शाल ओढ़ के निकल जाने की बात हो, हिंदी में बताई थी उन्होंने। फिर वो अंग्रेजी में बोले कि मैंने तो ये कही ना खुद के बारे में कहा ना किसी और के बारे में, मैं भी चलूं तुम भी चलो, साथ साथ चले। और उसमें इंटरेस्टिंग बात जो मैं कह रहा था, जो आपने जिक्र कर दिया, अच्छा किया, मोहन भागवत को भी वही जेड प्लस है जो राहुल गांधी को, ठीक। और मोहन भागवत कौन व्यक्ति है? मोहन भागवत जी ने वो एक क्रांतिकारी शब्द कहे थे, अगर आपको याद हो, भूले ना आप। उन्होंने कहा था कि साहब इस देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक 3 दिन का वक्त चाहिए उनको। सेनाओं को तो समय लगता है, आरएसएस की सेना 3 दिन में बॉर्डर पर तैनात हो सकती है। तो मेरा विनम्र आग्रह ये है उनसे भी, क्योंकि इतनी बड़ी एनजीओ के, दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ के संचालक है वो, और मोदी जी भी उसी एनजीओ के सदस्य हैं जैसा वो बताते हैं। तो कम से कम अपनी एनजीओ का जो चीफ है भागवत, उसको तो स्वयं सेवकों की सिक्योरिटी में रहना चाहिए, सेना की तो जरूरत नहीं है। पहली बात तो जो भागवत साहब को तुरंत, अगर मैं भागवत साहब की जगह होता, मैंने ये कहा होता कि भाई मेरी सेना इतनी मजबूत है स्वयं सेवकों की कि 72 घंटे के नोटिस पे बॉर्डर पे तैनात हो सकती है। तो बॉर्डर की तो कोई बात नहीं, अभी आर्मी है वो देख लेंगे। आप कम से कम जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, आपको पता है उसको भी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मिल रही है। एक तो उसको हटवाइए, जरूरी है वो। वहां पर आप आरएसएस के स्वयंसेवक, आपको पता है कितने बढ़िया ट्रेंड है, पार्कों में रोज देखते हैं लाठी लेके और लेके, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है उनकी। तो पहले तो नागपुर में जो आपका मुख्यालय है वहां पर आरएसएस के स्वयंसेवक तैनात कीजिए, सुरक्षा में सीआरपीएफ को फ्री कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, भागवत साहब, उनको भी अपनी सुरक्षा छोड़ करके स्वयंसेवकों की सुरक्षा लेनी चाहिए। और तीसरा, हाँ, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि, और मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगे इससे, और दर्शकों के लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आरएसएस कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या तो वो रजिस्ट्रेशन दिखाएं अपना, और जो संस्था इस देश में रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी कानून के तहत, उसके चीफ को कानून की कौन सी धारा के तहत, कौन सी थ्रेट परसेप्शन के तहत जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है, और अगर दी जानी है तो उसके लिए चार्ज क्यों नहीं किया जा रहा। आपको पता है मुकेश अंबानी को भी यही सिक्योरिटी है, जेड प्लस। he has to pay, हाँ, तो he has to pay for this। आरएसएस के पास कितने 5 स्टार 7 स्टार दफ्तर है, देखिए झंडेवाला में तो अभी पिछले हफ्ते देख के आया 3 तारीख को, अद्भुत है, अद्भुत। आप ये सारे 7 स्टार होटल भूल जाएंगे जो आप दिल्ली में देखे होंगे, आपको आरएसएस का दफ्तर ऐसा है। और सरकार के खर्चे पर, मेरे और आपके टैक्स के खर्चे में भागवत को सुरक्षा क्यों मिलनी चाहिए, बताइएगा। ऐसा आरएसएस का कौन सा क्रांतिकारी योगदान इन 100 सालों में कि उसके मुख्यालय को सीआरपी की सुरक्षा मिलनी चाहिए, जबकि भागवत साहब 100% बड़े गर्व के साथ उन्होंने ये कहा कि मेरे स्वयंसेवक 72 घंटे में बॉर्डर की रक्षा करने को तैयार है। अपनी रक्षा करा लो भाई उनसे, और अपने आरएसएस मुख्यालय करा लो, इतना सुझाव तो हम दे ही सकते हैं। बाकी दर्शक बता देंगे कि भाई उनकी सुरक्षा उनको करनी चाहिए, ना कि इस देश की सीआरपीएफ को। ऐसा मेरा मानना। चलिए, आपके मानने पे मैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा मुस्कुराहट आ गई, भीतर से हंसी आ गई कि ये जो जिन संघियों की बात कर रहे हो ना, जब ये 5 संघी इकट्ठा होकर पथ संचलन करते हैं तो 50 पुलिस वाले सिक्योरिटी में लगते हैं। वो ऐसे 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 लठ संचलन, पथ संचलन जो जो होता है, वो जब रोड पे कभी करने निकलते हैं ना, तो देखो कितना जिले भर की पुलिस लगा दी जाती है कि पथ संचलन कर रहे हैं आज ये लोग। तो ये कहा सिक्योरिटी करेंगे, जिसको अपने पथ संचलन के लिए सिक्योरिटी जरूरत पड़ती हो, क्या सिक्योरिटी कैसे करेंगे भाई। ये सब फ्रेम में
नहीं तो फिर भारत भागवत वालों साहब ने क्यों कहा फिर ये बता दो आप। तो कहा नहीं उन्होंने। नाम है, अरे जीभ है, चमड़े जीभ है भाई, अब इतना नहीं भागवत जीभ, चमड़े जीभ है, क्या करोगे उसमें, टैक्स वैक्स तो लगता नहीं है, क्या बोल दिए, बोल दिए, हैं? हो गया, खत्म हो गया। टैक्स अब टैक्स तो टैक्स तो उनकी किसी भी चीज पे नहीं लगता है, उनका तो किसी पैन चीज पर नंबर भी नहीं नहीं लगा, है। हाँ किसी चीज पर नहीं पैन है, नंबर भी सही। नहीं है उनका। अब का, अब देश भर में खबर चल रही है, हम खत्म ही कर रहे थे कार्यक्रम लेकिन फिर याद आ गया। अब देश भर में खबर चल रही है, आपने बताया ना कि मोदी जी ने ड्राइवर से कहा उधर चलो। मोदी जी जिस जीप में गाड़ी में होंगे उसमें कौन कौन रहता है? हम तो बहुत बार काफिला हम लोग देखते हैं भाई, कौन कौन रहता है? ड्राइवर रहता है, मोदी होंगे, और जो पीएसओ। बिल्कुल एसपीजी वाले, हाँ जो वो पीएस होंगे, पीएस। वो होंगे। तो वही पीएसओ ना। अब ये बताओ, आपकी वो गाड़ी में बोले, अच्छा गाड़ी में ऐसा तो नहीं बोले होंगे चीख करके, मैं बताऊं कि ए ड्राइवर, जैसे टैक्सी स्टैंड पे बोलते हैं, टैक्सी स्टैंड पर रोहतक 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 रोहतक, हिसार हिसार हिसार, वो ऐसा तो बोले नहीं होंगे मोदी जी। भाई वो तो कभी आज तक नहीं बताया कि वो टैक्सी स्टैंड पे भी रहे, सब जगह बता चुके हैं, लेकिन टैक्सी स्टैंड वाला नहीं बताया है कैसा बोले होंगे। गाड़ी में ऐसे ही हम लोग बैठते हैं ना, तो कोई ड्राइवर तो बोल देते हैं जरा दाहिने ले लेना। अब या तो फिर मीडिया को बताने के लिए, या तो ड्राइवर बताया कि उसने पहले काफिला रोका हो, कहो साहब पहले बता के आता हूँ मीडिया को कि आपने मुझको ऐसा बोला है, या तो ड्राइवर ने बताया हो, या मोदी जी कहे हो कि अभी मैं जो कहा हूँ रोक दो, पहले मीडिया को बता देता हूँ कि मैंने ऐसे ड्राइवर को कहा है, तब आगे चलना। या तो मोदी जी ने कहा हो, या पीएसओ ने कहा हो कि मोदी जी साहेब और ड्राइवर साहेब दोनों लोग बैठो, थोड़ी देर अपनी सिक्योरिटी खुद करो, मैं मीडिया को बता कर रहा हूँ कि आपने ड्राइवर साहब को इसे बोला है। यही होगा ना, चौथा तो होगा नहीं कि इंजन में आई फिट था, वहां पर इंजन के भीतर सूत्र बैठे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंजन के भीतर या स्टीयरिंग में या क्लच उलच में घुसे हो सूत्र, वहां पर बता दिए हो। ये खबर कहां से आती है? ये खबर वो खबरें हैं मन गढ़ंत साउथ ब्लॉक से, ये प्रोपोगेंडा, ये न्यूज नहीं, न्यूज कहा कि हम न्यूज को नहीं बदनाम करेंगे, ये प्रोपोगेंडा है। वहां साउथ ब्लॉक से चला दो, मोदी जी ने ऐसे कहा कि चलो जनता की तरफ। मैसेज आता है, मैसेज, हाँ, एक मैसेज वो चल पड़ता है। और अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो जाए, और बाई चांस, हालांकि मोदी जी कभी किसी को सुनते नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप हो जाए बैकएंड पे, और मोदी इसको पूछ ले कि मोदी जी ने आपने क्या कहा था ड्राइवर साहब को, मोदी जी बहुचक्का हो जाएंगे, कहेंगे टीपी लाओ तब बताएं क्या कहा था ड्राइवर को, हाँ टेलीप्रॉम्प्टर लाओ तब बताएं। ये देश में विचित्र स्थिति है। और अच्छा, लोग भी घरों सुन करके ये नहीं पूछते कि भैया ये खबर बताएगा कौन। हाँ देखो मोदी जी ने बोला कि चलो जनता के बीच, कितना अच्छे हैं मोदी जी, अपने अपने मोदी जी बचपन से ही अच्छे हैं, बचपन से अच्छे हैं। सब लोग ऐसे भाव विवल हो जाते हैं, हम तो देख रहे हैं बहुत सारों को, क्या करेंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविध सब संता। तो देश में संतय बनता वाला माहौल है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सिक्योरिटी का मसला आकर के कहाँ तक अटका है, कहाँ तक पहुंचा है, फिर आएंगे बड़ी खबर जो होगी आप तक लेकर के। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।